हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। लास्ट वीडियो में हमने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी के बारे में जान लिया था और कौन से कंपाउंड डिसॉल्व हो सकते हैं, कौन से कंपाउंड्स नहीं, इसके बारे में पता कर लिया था कि जिनकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी हाइड्रेशन एनर्जी से वो डिसॉल्व नहीं होंगे, जिनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी लैटिस एनर्जी से वो डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, यानी सॉल्युबल होंगे। हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी क्या होती है, सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम बात करेंगे फजान रूल के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फजान रूल, फजान्स रूल, इसका एक लाइन में मैं आंसर दे देता हूं। आपके लिए इससे दिया क्या, देखिए लिख देता हूं। कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। फजान रूल एक नॉर्मल रूल, इन्होंने कहा कि कितना कोवेलेंट कैरेक्टर होगा आयनिक बॉन्ड के अंदर। ये इन्होंने बताया कि सारे बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड हो, मैं पहले ही वीडियो में आपको बता चुका हूं कि कोई भी बॉन्ड ऐसा नहीं जो कि 100% आयनिक हो और कोई भी बॉन्ड ऐसा नहीं कि 100% कोवेलेंट हो। कोवेलेंट ज्यादा होगा, आयनिक कम होगा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। ठीक है, तो इन्होंने बताया कितना कोवेलेंट कैरेक्टर हो सकता है एक आयनिक बॉन्ड के अंदर, इन्होंने बताया, बट क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली नहीं। यानी कितना होगा, इतना होगा, अप्रोक्सीमेट इतना होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा, इसका कोवेलेंट आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा इस बॉन्ड के अंदर, लेकिन कितना ये नहीं पता। ठीक है, तो चीज ध्यान रखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। इसको पढ़ाने से पहले, फजान रूल को पढ़ाने से पहले मैं जेड इफेक्टिव पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि जेड इफेक्टिव होता क्या है देख लीजिए। इसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मुझे बहुत जगह जरूरत पड़ेगी और पूरा मैं आपको इसके थ्रू समझा दूंगा, इसीलिए पहले मैं आपको, बहुत छोटा सा पॉइंट है, इसको फटाफट खत्म करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, आपको पता है कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के टुवर्ड्स होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स निकालते जाएंगे किसी भी एटम से, एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, वैलेंस शेल से, तो क्या होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन टुवर्ड्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसका P/E रेशियो अगर देखेंगे, P/E रेशियो बढ़ता जाएगा, या यूं कहते हैं E/P रेशियो घटता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके कम होते जाएंगे। ऐसे समझ लीजिए कि टीचर बीच में बैठा हुआ है और चारों तरफ बच्चों ने घेरा लगा रखा है। ठीक है, ठीक है, बच्चे अगर कम होंगे तो टीचर का जो अट्रैक्शन होगा उस सारे बच्चों पे होगा। अगर एक ही बच्चा कुछ भी करता है तो उस टीचर को दिखाई देगा, राइट। लेकिन अगर बच्चे काफी ज्यादा हों तो टीचर का जो अट्रैक्शन है वो सारे बच्चों पे नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर धीरे धीरे बच्चे जाते जाएंगे तो टीचर को पहले लगेगा अरे कुछ कम हो रहा है, बच्चे कम हो रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चे जब कम होने लगे टीचर सोचेगा ये बच्चे जा कहाँ रहे हैं। तो ऐसे ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। होता क्या है, चलिए देखते हैं। आपको पता है न्यूक्लियस बीच में रहता है और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं। ठीक है, पहले शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नॉर्मली होता है, जितना नॉर्मल होना चाहिए। लेकिन जब सेकंड आता है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ दिखा दिया और 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ दिखा दिए। सेकंड शेल में आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 1s2 2s2 2p6 होता है, मतलब सेकंड शेल में आपके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। मैंने 4 दिखाए, नॉर्मली आपको 8 दिखाना, आप 8 दिखा दीजिए, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट यहीं पे थोड़ा बहुत खत्म हो जाएगा, इतने में ही समझ में आ जाएगा। न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, यहाँ देखिए, न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई और नहीं आ रहा है, तो यानी न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई नहीं आएगा, तो काफी ज्यादा अट्रैक्शन होगा फर्स्ट सीट के बेंचर्स पे टीचर्स का। ठीक है, तो ये फर्स्ट सीट के बेंचर्स हैं, टीचर्स का अट्रैक्शन यानी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन काफी ज्यादा होगा। लेकिन सेकंड सीट वाला, अगर इस स्टूडेंट, अगर कोई मेरे, मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, खड़ा हूँ, मेरे आगे स्टूडेंट बैठा है, इसके जस्ट पीछे कोई स्टूडेंट बैठा है, तो मेरा अट्रैक्शन इसके ऊपर रहेगा, लेकिन पीछे वाला बच्चा जस्ट इसके अगर पीछे रहेगा तो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पीछे वाले के बीच में और मेरे बीच में ये बच्चा आ रहा है। ऐसे ही न्यूक्लियस और इस वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है,
और ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, शील्ड करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट लगाएंगे, और शील्डिंग इफेक्ट क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में आने की वजह से इनका अट्रैक्शन वीक हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो फिक्स रहता नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता रहता है। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को मैं यही बना देता हूं, क्योंकि फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन में इसको यही बना देता हूं, मान लीजिए पहले सेल के इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो क्या होता है, थोड़ा बहुत ही इधर उधर, मान लीजिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिए, फिर से सॉरी मुझे इस इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। मैंने ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिए अब आपके, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। मैं अलग इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ ताकि दिखाने के लिए आपको अट्रैक्शन और कैसे अट्रैक्शन स्ट्रांग हो रहा है, कहाँ वीक हो रहा है। अब आप देखिए इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है उनके बीच में कोई नहीं आ रहा, यानी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन के लिए ये इलेक्ट्रॉन बीच में आ रहा है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के लिए अभी ये इलेक्ट्रॉन जो है आपको शील्डिंग इफेक्ट तरीके काम कर रहा है, मतलब शील्ड कर रहा है। और शील्ड करेगा तो अट्रैक्शन क्या करेगा, वीक करेगा। लेकिन हर समय सिचुएशन तो ऐसी नहीं रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। जैसे मैंने यहाँ दिखाया, पहले ये जो इलेक्ट्रॉन था ये इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में आ रहा था, लेकिन कुछ समय बाद जब घूम गया तो इलेक्ट्रॉन ये यहाँ हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएंगे, तो इसका और न्यूक्लियस अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। तो अभी स्ट्रांग होता रहता है, वीक होता रहता है, तो इसको कहते हैं जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है अट्रैक्शन का। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कंप्लीटली तो नहीं लगेगा, क्योंकि बीच में आपके इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसी को कहते हैं बेटा आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये मैंने थोड़ा छोटा देखिए पास से बनाया है, पैराबोला शेप में बनाया है, ये पास से बनाया है, ठीक है, और ये थोड़ी सी डिस्टेंस ज्यादा बनाई है। ये एक समरफील्ड की थ्योरी थी, मैं थोड़ा सा नाम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ उनको। ये एक माइनर एक्सिस कहलाती है, ये बेटा मेजर एक्सिस कहलाती है, इसीलिए फर्स्ट वाला सेल सर्कुलर रहता है, सेकंड वाला आपका पैराबोला शेप लेना स्टार्ट कर देता है। ये चीजें थोड़ी थोड़ी बात पता हो गया आपको। और अगर ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो मैं आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर इस बारे में और डिटेल्स में बातचीत करने वाला हूँ, देखते रहिएगा। और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जब एटॉमिक स्ट्रक्चर फर्स्ट चैप्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये पॉइंट्स वहां में समरफील्ड की थ्योरी जो है थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो एक समय ऐसा जरूर आएगा कि बीच वाला इलेक्ट्रॉन जैसे ही थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, न्यूक्लियस ने अट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन ने अपना अट्रैक्शन न्यूक्लियस तरफ बढ़ा लिया, उस मौके का फायदा उठा के उन्होंने जेड इफेक्टिव बढ़ा लिया। अगर बेटा बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं रहता, तो इसको निकालने के लिए आप बहुत कम फोटोन की एनर्जी दोगे तो भी निकल जाएगा। लेकिन रहता है अट्रैक्शन, इसीलिए इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। कभी ना कभी तो भाई, मैं अगर मान लीजिए मैं टीचर हूँ, एक स्टूडेंट बैठा, उसके जस्ट पीछे स्टूडेंट बैठा है, तो ये बीच वाला स्टूडेंट कभी तो हिलेगा, या पीछे वाले स्टूडेंट को हिला दूं, और इससे पीछे वाला स्टूडेंट जैसे थोड़ा बहुत हिला तो उससे आई कांटेक्ट मेरा बढ़ गया, आई कांटेक्ट बढ़ने की वजह से मेरा उसका इंटरेक्शन बढ़ गया। ऐसे ही कभी ना कभी तो बीच वाला थोड़ा बहुत हिलेगा, और जैसे हिलेगा पीछे वाले का मुझे सरफेस दिखने लग जाएगा, फेस दिखने लग जाएगा कि वो कहाँ बैठा है, वो क्या कर रहा है, वो तो मुझे पता चल जाएगा, उसकी वजह से मेरा कांटेक्ट बढ़ जाएगा, इसे कहते हैं जेड इफेक्टिव। अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो नॉर्मली चार्ज होता है न्यूक्लियस चार्ज, लेकिन इफेक्टिव क्यों हुआ, क्योंकि बीच में आपका इलेक्ट्रॉन आ गया जो कि शील्ड कर रहा था इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जेड इफेक्टिव के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं आपका पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर की, ठीक है। ये भी हमको समझना पड़ेगा अगर हम फजान रूल के बारे में जानना चाहते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ तक हमारा जेड इफेक्टिव खत्म हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको मैंने लिख दिया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए कैटायन, मैं बहुत छोटा बना रहा हूँ, देख लीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कैटायन बना लिया, और एक एनायन बना लेता हूँ काफी बड़ा। एनायन का साइज कैटायन के साइज से बड़ा होता है, आपको पता है, क्योंकि उसके अंदर P/E रेशियो जो होता है वो क्या होता है भाई, P/E रेशियो। सिंपल सी बात है बेटा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर बराबर रखेंगे तो कांस्टेंट, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो ऊपर की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। तो इसीलिए अगर इसमें देखेंगे तो P/E रेशियो कम हो गया, ये E/P रेशियो बढ़ गया। इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर P/E रेशियो क्या हो गया, प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है, P/E रेशियो बढ़ गया, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आता है तो साइज बढ़ता है,
ठीक है, मान लीजिए इसका भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एनायन का साइज कैटायन के साइज से कैटायन के साइज से बड़ा होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है, ये कैटायन है और ये एनायन है। जैसे ही ये कैटायन वाला थोड़ा बहुत क्लोज जाता है तो इसके पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये कैटायन क्या करता है, धीरे धीरे उसको अपनी तरफ खींचता है। उसको अपने तरफ खींचेगा तो क्या होगा, ये थोड़ा सा डिफॉर्म होता रहता है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कुछ ऐसा डिफॉर्म होता रहता है। ठीक है, तो बेटा पोलराइज किसने किया, कैटायन ने, तो इसीलिए कैटायन के पास होती है पोलराइजिंग पावर। और एनायन का क्या होता है, पोलराइज हो रहा है, तो एनायन की क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी कह दीजिए। ठीक है, और इसको ही कहते हैं पोलराइजेशन। तो ये पोलराइजिंग, ठीक है, पोलराइजिंग पावर हो गई है, पोलराइजेबिलिटी, यानी कितना ज्यादा पोलराइज हो सकता है और कैटायन उसको ज्यादा खींच सकता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जितना ज्यादा डिस्फॉर्म होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। यही बताया आपके फजान रूल में कि जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, अगर पोलराइजिंग पावर बढ़ाते हैं मतलब पोलराइज करने की टेंडेंसी बढ़ाते हैं, यानी कैटायन जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। या फिर एनायन की बात करें, एनायन के अंदर अगर हम बात करेंगे, जितना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी एनायन की उतना ज्यादा उस कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। अब बात करते हैं पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी की। अब आप देख रहे हैं, सपोज दैट मान लीजिए मैं कैटायन बड़ा ले लूं, कैटायन में बड़ा ले लेता हूं, थोड़ा सा कॉर्नर बना लो। अब मैं एनायन छोटा ले लेता हूं, ठीक है, साइज डिपेंडेंट भी होता है। अब बेटा देखो एनायन छोटा है, ठीक है, साइज में बड़ा ले लिया। अभी मैंने जब ये दोनों लिए थे तो मैंने दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लिए थे वो सेम लिए थे। मान लीजिए मैं एक नॉर्मल बात कर लेता हूँ, इसको अगर मैं NaF की बात कर लूँ, बहुत छोटा ले रहा हूँ लेकिन तब भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। NaF 10, ये भी 10, लेकिन इसका 10 का साइज बड़ा होगा, इसका साइज छोटा होगा। अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ। अब इन दोनों में जो वैलेंस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बराबर नहीं है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, मतलब कैटायन बड़ा ले लिया मैंने और एनायन छोटा ले लिया। अब कैटायन क्या होगा, कैटायन काफी बड़ा है, मतलब इसके पास काफी बड़ा साइज है, मतलब इसका अट्रैक्शन टुवर्ड्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन से तो काफी पहले ही कम है, क्योंकि साइज बड़ा होने की वजह से मान लीजिए टीचर बीच में खड़ा है, तो क्या अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो लास्ट बच्चा उसको बहुत दूर तक बच्चे नहीं दिखेंगे, अगर 1 रो 2 रो 3 रो तक वो सभी टैकल कर लेता है। लेकिन काफी बड़ा साइज होने की वजह से उसके जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो लूजली हेल्ड रहेंगे, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको कम एनर्जी चाहिए। जब इस कैटायन के खुद के ही इलेक्ट्रॉन इससे नहीं संभल पा रहे हैं तो इस एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैसे खींच लेगा भाई, भले इसको पास ले जाओ आप। और आप देखिए साइज, इस एनायन का साइज तो बहुत छोटा है, इस एनायन का साइज का मतलब क्या है कि भले ही नेगेटिव चार्ज है लेकिन इसका साइज छोटा होने की वजह से जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आया, एक नेगेटिव चार्ज मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है, तो उसके ऊपर इसका अट्रैक्शन बना हुआ है, अट्रैक्शन बना हुआ है, इसलिए साइज ने थोड़ा छोटा रखा हुआ है कंपैरेटिवली किस कैटायन की वजह से। अब इस केस के अंदर देखिए क्या ये इस एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पोलराइज कर पाएगा, दो फैक्टर देखने पड़ेंगे। क्या इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी इस वाले कैटायन की, नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसका Z इफेक्टिव कम होगा, और Z इफेक्टिव कम होगा तो इसको इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसका खींचने के लिए ज्यादा Z इफेक्टिव चाहिए, और Z इफेक्टिव अगर कम होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पोलराइज नहीं कर पाएगा, यानी इसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, कम होगी, तो यानी इसकी PP क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी कैटायन की, जैसे ही आप इसका कैटायन का साइज बढ़ाओगे। पोलराइजिंग पावर डिक्रीज है, साइज अगर इंक्रीज करेंगे आप, ठीक है। और एनायन को आप देखिए, एनायन का अगर साइज छोटा हो जाएगा तो क्या ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आप डिस्फॉर्म कर पाओगे, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्फॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका न्यूक्लियस
का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की टुवर्ड्स अट्रैक्शन क्या है, काफी ज्यादा है, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पोलराइज नहीं कर पाओगे, और पोलराइज नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, डिस्फॉर्म नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, और डिस्फॉर्म नहीं होगा और डिस्टॉर्टेड नहीं होगा तो इसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कोवैलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा मतलब कौन सा कैरेक्टर बढ़ जाएगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो अगर आप देखिए कि पोलराइजेशन, पी लिख रहा हूं केवल, पोलराइजेशन डिक्रीजेस कब, जब आपका साइज डिक्रीज करेगा, ठीक है। एनायन के लिए पोलराइजेशन वर्ड यूज कर रहा हूं और कैटायन के लिए आपका पोलराइजिंग पावर। तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि जितना ज्यादा कैटायन छोटा होगा उसका Z इफेक्टिव और पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो बगल में अगर एनायन काफी बड़ा है, साइज काफी बड़ा है तो क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की तरफ खींचेगा, क्योंकि कैटायन के Z इफेक्टिव ज्यादा है, अपनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा खींचेगा, तो अगर ये डिस्फॉर्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एनायन का डिस्फॉर्म होगा मतलब उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, पोलराइजेबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो उस बॉन्ड के अंदर, उस कंपाउंड के अंदर आपका आयनिक कैरेक्टर से ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे कैटायन और एनायन के कुछ पॉइंट्स के बारे में, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, तो हम कुछ एग्जांपल्स लेके कैटायन और एनायन के पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कैटायन और यहां में लिख लेता हूं एनायन, दोनों साथ साथ डिस्कस करेंगे। देखिए कैटायन की मुझे क्या चाहिए, पोलराइजिंग पावर, तो इसकी हम पोलराइजिंग पावर की बात करेंगे, ठीक है, पोलराइजिंग पावर। और इसके हम एनायन की क्या बात करेंगे बेटा, एनायन की हम पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी या पोलराइजिंग एबिलिटी कह दूं, और पोलराइजेशन दोनों एक ही बात है। और भी कुछ फजान ने बताया, कलर टेंडेंसी के बारे में बताया, तो सब चीजें डिस्कस करेंगे हम। अब इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो भाई पोलराइजिंग पावर हमको बढ़ानी है, तो हम पोलराइजिंग पावर कैसे बना सकते, चार्ज देखते हैं, ठीक है, चार्ज के बारे में बात करेंगे। चार्ज अगर इंक्रीज करेगा, कैटायन का अगर चार्ज बढ़ाओगे, चार्ज इंक्रीज करेगा तो बेटा आपको पता है न्यूक्लियस का अट्रैक्शन टुवर्ड्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे बच्चे बेटा अगर धीरे धीरे कम होते जाएंगे, टीचर का ध्यान बच्चों की तरफ बढ़ता जाएगा, क्यों, क्योंकि बाकी बच्चों में देख रहे हैं कि कौन भाग रहा है, ठीक है, तो Z इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, Z इफेक्टिव बढ़ता गया तो इसकी पोलराइजिंग पावर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और पोलराइजिंग पावर अगर बढ़ती जाएगी तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बात करेंगे हम यहाँ पे, यहाँ भी सेम पॉइंट चार्ज के बारे में, यहाँ भी हम सेम पॉइंट कर देते हैं चार्ज के बारे में। अगर हम यहाँ चार्ज के बारे में बात करेंगे तो सिंपल सा बात है बेटा कि अगर इसका चार्ज बढ़ेगा, अगर इसमें इसका चार्ज बढ़ेगा, आपको पता है कि अगर चार्ज बढ़ता है, एनायन है बेटा, अभी एनायन के नीचे लिख रहा हूँ, तो चार्ज एनायन का बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा, और Z इफेक्टिव डिक्रीज करता जाएगा तो पोलराइजेशन बढ़ता जाएगा, और पोलराइजेशन बढ़ता जाएगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? फॉर एग्जांपल अगर बात कर लूँ, चार्ज के बारे में बातचीत करिए तो चार्ज के बारे में देखेंगे, साइज चार्ज बढ़ा रहा हूँ मैं, तो चार्ज बढ़ा देता हूँ, मान लीजिए मैंने लिथियम ले लिया, लिथियम ज़्यादा चार्ज ले लेता हूँ मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव के बाद आ गया बेटा आपका Al3 पॉजिटिव, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिए, कोवैलेंट कैरेक्टर के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बारे में बातचीत करेंगे, चार्ज के बारे में। 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तीनों है, 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम कांस्टेंट रखिएगा। इसमें चार्ज में अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो इसका मैं लिख सकता हूं, इस पे O नेगेटिव और इसकी, ये सब पोलराइजेशन है, ये इसकी पोलराइजेशन पावर है, सॉरी इसकी पोलराइजेशन पावर ऑर्डर है, ये पोलराइजेशन पावर ऑर्डर और इसका पोलराइजेशन ऑर्डर, ठीक है, याद है, लिखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे, चार्ज हो गया बेटा, यहाँ पे दोनों हमने चार्ज डिस्कस कर लिए कि चार्ज कैसे आपके कोवैलेंट कैरेक्टर को अफेक्ट करता है, दोनों में इतना समझ गए होगे। Z इफेक्टिव क्या होता है बेटा, Z इफेक्टिव वही इंटरेक्शन है जो एक टीचर का होता है पहले शेल को छोड़ के, यानी फर्स्ट वेंचर को छोड़ के आगे सारे वेंचर में जो होता है उसको Z इफेक्टिव आप कह सकते हो। आगे
कैटायन के अंदर हमने साइज की बातचीत नहीं करी, साइज चार्ज अगर सेम हो जाता है, अगर साइज देखते हैं, इसमें भी साइज देख लेते हैं ना, कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं अलग डिस्कस कर दूंगा, इसके अलग पॉइंट होगा एक, साइज की बात करते हैं। अब सिंपल सी बात, अभी मैंने आपको बताया अगर साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करता है तो आपको पता है जेड इफेक्टिव क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा, जेड में डिक्रीज करता जाएगा ना, क्योंकि भाई अपना इलेक्ट्रॉन भी नहीं संभल रहा तो दूसरे का मैं खाप खींचूंगा, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा, और साइज अगर बढ़ेगा जेड इफेक्टिव डिक्रीज करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करता जाएगा। क्यों डिक्रीज करता जाएगा, क्योंकि पोलराइजेशन पावर डिक्रीज करती जाएगी, पोलराइजेशन पावर डिक्रीज करती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर बात कर लेता हूँ, सिंपल है बेटा, पोलराइजेशन पावर की अगर बात करेंगे, पोलराइजेशन पावर लिथियम पॉजिटिव सबसे ज़्यादा, अगर मैं एल्किल मेटल की बात करता हूँ, ठीक है, सीजियम पॉजिटिव, इसे ध्यान रखिएगा, सीजियम पॉजिटिव का लिख दिया। इसमें क्या होगा बेटा, इसको देखिए, इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर मैं साइज इंक्रीज करता हूँ मतलब इसको जेड इफेक्टिव कम चाहिए, जेड इफेक्टिव मुझे कम चाहिए, जेड इफेक्टिव कम हो रहा है, जेड इफेक्टिव कम हो रहा है, तो इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि मैं इसके अंदर इसकी पोलराइजेशन के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि इसका पोलराइजेशन बढ़ेगा, एनायन का साइज बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा, और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होगा तो कैटायन उसको खींचेगा, और कैटायन खींचेगा तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एनायन के डिस्फॉर्म होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। और कितना, ये तो फजानुल्लाह नहीं बताया, ठीक है, ठीक है। पोलराइजेशन बढ़ता जाएगा, और पोलराइजेशन बढ़ता जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर बात करूँ एनायन की, तो एनायन के अंदर अगर आप चार्ज की मैंने बात कर ली, तो एनायन का अगर मैं साइज की बात करूँ तो साइज में चलिए मैं देख लेता हूँ, S2 निगेटिव की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है O2 निगेटिव की, सिंपल है, एक ही एलिमेंट के ले लिया मैंने, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल का फॉर्म ले लिया, ये क्या है, इसकी पोलराइजेबिलिटी या पोलराइजेशन, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये दो फैक्टर हो गए जो अफेक्ट करते हैं, एक फैक्टर कैटायन का एक्स्ट्रा होता है, क्या होता है, और ये एक्सपेरिमेंटल होता है, और जो मैं फैक्टर लिखा रहा हूँ ये आपका एक्सपेरिमेंटल होता है। स्यूडो इनर्ट गैस और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जिसके अंदर स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होती है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, ठीक है। स्यूडो नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो देख लो बेटा, यानी NH2 NP6 ND10, इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये आपका स्यूडो नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा। और नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन आपको सबको पता है, NH2 NP6 में नॉर्मल ले लेता हूँ, ठीक है, ये 8 हो गया, ये 1s2 आपको लिखना हो तो 1s2 पहले लिख दो, फिर नॉर्मली लास्ट वाले एलिमेंट के लिख दिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ मैंने आपको बताई, डी वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि सूडो की बात कर रहे हैं तो वो एक कॉपर ले लेते हैं, एक जिंक ले लेते हैं, कॉपर पॉजिटिव चार्ज, जिंक 2 पॉजिटिव चार्ज, आयरन कॉपर निकल कॉपर जिंक होता है, कॉपर होता है 29 होगा तो आर्गन लिख देंगे। आर्गन के बाद अगर हम लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो बताइए। आर्गन हो गया आपका 18 के बाद अगर आपको लिखना है तो 3d10 4s0 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है, और इसके अंदर भी ये हो जाएगा, ऑर्गन लिख दीजिए, और ये भी हो जाएगा 3d10 और 4s0, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे खत्म होती है, स्यूडो कैटायन के बता दिया और आपको एनायन का बना दिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आप आगे चलते हैं। तो यहाँ तक सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए। अब आपको शॉर्ट नोट्स के लिखवा देता हूँ कि आखिर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कोवेलेंट कैरेक्टर को सपोर्ट करेंगे।
पॉइसन रूल के अकॉर्डिंगली, ठीक है, पॉइसन रूल के अकॉर्डिंगली कोलन कैरेक्टर को आपके सपोर्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले बिल्कुल कुछ बच्चों के दिमाग में आंसर आ गया कि पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन ज्यादा हो, ठीक है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो, ठीक है, और स्मॉलर कैटायन का साइज हो, ठीक है, लार्जर एनायन का साइज हो, ठीक है, डायली प्रोपोर्शनल लिखना बेटा सब, डायली प्रोपोर्शनल टू, और कैटायन का अगर शीडो नॉर्मल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो तो सपोर्ट करेगा। क्यों सपोर्ट करेंगे भाई? कोवैलेंट करेक्टर। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको एक लाइन में लिखा दिए, ठीक है, सुनने की बात। और जेड इफेक्टिव टर्म में लिखना, जेड इफेक्टिव क्या हो? कैटायन का हायर हो, ठीक है, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तभी तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी कैटायन की। और जेड इफेक्टिव एनायन का कैसा हो? लोअर। दो अलग इलेक्ट्रॉन है बेटा, क्योंकि मुझे इसका पोलराइजिंग पावर चाहिए और इसकी पोलराइजेबिलिटी चाहिए। जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन की पकड़ ज्यादा होगी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अगर पकड़ ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्फॉर्म नहीं हो पाएगा, तो कोवैलेंट कैरेक्टर नहीं डेवलप हो पाएगा अकॉर्डिंग टू पॉइसन रूल। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखिए, तो पॉइंट्स आपके ध्यान रखिए। अब कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी देखे गए कि जिनमें आयनिक कैरेक्टर कम था, यानी आयनिक कैरेक्टर अगर किसी कंपाउंड ऐसे देखे गए एक्सपेरिमेंटली कि जिनके अंदर आयनिक कैरेक्टर 20% से कम था तो वो कलर शो करने लगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर बताते हैं इसके बारे में। लेस देन 20% अगर आयनिक कैरेक्टर था तो कंपाउंड के अंदर अगर तो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या ना हो, आपको अगर नॉर्मली इतना तो पता होगा कि जिस कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मतलब पैरामैग्नेटिक नेचर का रहता है, तो कंपाउंड कलर शो करते हैं। जैसे आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कलर होता है बेटा, लोगों को ऐसे दिखता नहीं कि 16 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन एमओटी इसको जस्टिफाई कर देती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कि इसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ऐसे ही लेस देन अगर 20% इंडिकेटर होगा तो खुद कलर शो करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करूं AgN, AgCl, AgBr और AgI, नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई दिक्कत नहीं, ये तो कलरलेस होता है, अगर आपको पता है तो कलरलेस। ये आपका वाइट पीपीटी देता है, पीपीटी का साइन बना दिया मैंने, ठीक है। ये आपका पेल येलो होता है पीपीटी, और ये आपका येलो होता है यानी डार्क येलो, ठीक है। ये सब आपके क्वांटिटेटिव एनालिसिस के पार्ट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि इससे भी बताया कि लेस देन किसी बॉन्ड के अंदर 20% से लेस अगर आयनिक कैरेक्टर होता है तो आपका वो कंपाउंड कलर शो करता है, भले ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या ना हो। तो ये सब चीजें आपकी पॉइसन रूल ने डिस्कस करी, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, इसी में एक पॉइंट और है कि इसने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अगर आपका कैटायन अगर सेम है और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा बड़ा है, यानी जिसका ज्यादा बड़ा होगा वो इंटेंस कलर शो करने लग जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यही इसको समझा देता हूँ, अगला एग्जांपल की जरूरत नहीं। AgBr और AgI, सिल्वर तो सेम है बेटा, लेकिन इसकी पोलराइजेशन देखिए और इसका पोलराइजेशन देखिए, इसका ज्यादा होगा, I का बड़ा हो गया तो उसका कलर कैसा हो गया, ये पेल येलो था, ये डार्क येलो हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पॉइसन रूल खत्म होता है। अब हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ यू लाइक माई कंटेंट, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज यू कैन। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।